मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। मित्रों, धारा 18 पर यह दूसरा एपिसोड नंबर 75 जारी करते हुए मुझे कहना है कि धारा 18 वास्तव में बहुत गंभीर किस्म की धारा है। सूचना का अधिकार कानून केवल सूचना के लिए है। शिकायत अपवाद स्वरूप करना चाहिए जब सूचना के सारे रास्ते बंद हो जाएं। केवल दंड के लिए, डराने धमकाने के लिए पीआईओ को धारा 18 में आए शिकायत करें, यह न नैतिक है न शोभनीय है। तो वर्तमान एपिसोड इसी पर केंद्रित है। आप इसे देखिए, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। चलते चलते एक आग्रह हर बार की तरह यह कि आप जब भी यह एपिसोड देखें, पूरा देखें। अधूरा देखेंगे तो आपकी जानकारी अधूरी रहेगी। धन्यवाद। इसी प्रकार अगर सर हम आगे कहें, जहां अगर किसी भी आवेदक को ये आभास हो कि उससे जो निर्धारित शुल्क है उससे अधिक शुल्क की मांग की गई, अर्थात कभी-कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे हमारी 20 पेज की इन्फॉर्मेशन है और हमसे ₹500 की डिमांड कर दी गई, अर्थात औचित्यपूर्ण शुल्क, अतिरिक्त शुल्क की डिमांड न किया जाना। और फिर अगला सेक्शन सर क्लॉज ये कहता है कि किसी को अपूर्ण या भ्रामक सूचना, अगर यह एस्टेब्लिश कर सकता है कि ये जो सूचना दी गई है वह भ्रामक है या अपूर्ण है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट एफ सेक्शन है सर, इसमें एक पूर्ण रूप से डिस्क्लोज नहीं किया गया। इसके उपरांत ये कहा गया कि अगर कोई अनुरोध प्रेषित करता है, उसके क्रम में कोई अन्य कारण जो एस्टेब्लिश कर सके इन्फॉर्मेशन देने से मना कर दी गई या और औचित्यपूर्ण कारण हो। कई ऐसे इसमें आदेश आए, जैसे सर कभी-कभी क्या होता है कि कोई पत्रावली गायब है, तो उन्हें स्पष्ट न करते हुए उन्होंने कहा सूचना दे नहीं है। ऐसी स्थितियों में जो एस्टेब्लिश होता है कि उन्होंने सूचना देने से एक अन्य विधिक कारण का लेके और उन्होंने इनकार किया। तो इस प्रकार जो हम लोगों ने बात करी कि अगर 18 एक के अंतर्गत ये जो F6 प्रकार के क्लॉज हैं, इससे कोई भी आवेदन आच्छादित है, तो सेक्शन 18(2) यही कहता है आयोग इसका जांच करे और जांच में अगर इसमें से कोई भी, जैसे एक कोई क्लॉज इसमें लगता है कि हाँ औचित्यपूर्ण है, सही है, तब उस पे जांच की संस्तुति करेगा और पत्रावली आयोग के समक्ष प्रचलित की जाएगी। अच्छा, ये इसमें एक सवाल जो आपसे, मतलब सवाल क्या है, मैं आपका अनुभव पूछता हूँ। सर हमारा अनुभव यह है सर कि जब धारा 18 के तहत 30 दिन बाद कोई आता है सर और मैं पूछता हूं कि इसमें लोकहित क्या है, क्या मनरेगा की सूचना के लिए आप अपील में नहीं जा सकते थे, तो अपीलार्थी के पास कोई जवाब नहीं। सर मैं, जैसा आपने कहा कि सूचना अधिकार कानून जो है ये सूचना का कानून है, सर ये शिकायत का कानून नहीं है। और सर जो मैंने समझा है, शिकायत शायद इसलिए करने चले आते हैं, वो अपील में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अपील में फिर 45 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है 45 दिन और 30 दिन यानी 75 दिन, यानी 90 दिन के भीतर द्वितीय अपील। उनको लगता है कि मैं 90 दिन यानी 3 महीने इंतजार करने के बजाय अगर मैं 30 दिन में चला जाऊं तो हम मेरा इतना समय बच जाएगा। ये आरटीआई का दुरुपयोग है। आप एक जो है, आप आवेदक के तौर पर आप बताएं कि क्या यह दुरुपयोग नहीं है, क्या ये प्रवृत्ति रोकी नहीं जानी चाहिए? नैतिक सवाल है ये। नहीं सर, नैतिक ही नहीं, एक्चुअल में मैं सर वास्तविकता भी यही है कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वास्तव में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि जो जन सूचना अधिकारी है उसके भी अधिकार हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अगर देखें, मुख्य उद्देश्य सर करप्शन को रोकना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर करप्शन है, उस करप्शन को रोकना है और जो शासकीय कार्य होते हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक उसकी पहुँच को पहुँचाना है। निसंकोच सर, हमने इसके पहले भी 2 वर्ड का उपयोग किया था कि कई न्यायालयों द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा कई जगह इसका, देखिए सर, एक स्पष्ट इसमें नहीं है कि कोई व्यक्ति 18 के अंतर्गत नहीं आ सकता, मैंने जो कही, लेकिन जो 18 की जब डेफिनिशन पढ़ेंगे, तब उसमें सर को ये चीज़ें स्पष्ट होगी कि इसका मूल उद्देश्य क्या है, इसकी मूल भावना क्या है। 18 का मूल भावना सिर्फ़ एक मतलब जो रखा गया, इसलिए रखा गया कि कोई भी जन सूचना अधिकारी सूचना देने
सूचना में बाधा उत्पन्न न कर सके या ऐसा कृत्य न करे कि जिससे उस पे पूर्ण नियंत्रण आयोग रख सके। 18 का मूल उद्देश्य ये है उस पे नियंत्रण रखना। ये अलग बात है कि स्पष्टतया खुला नहीं है। हमने 2 शब्द कही, इसमें कई जगह माननीय उच्च न्यायालय या मतलब एक जगह सर्वोच्च न्यायालय ने, हो सकता है उससे अधिक जगह उन्होंने कोर्ट करी हो। वहाँ ये कहा गया अगर एक सूचना देने का उपचार उपलब्ध है, जैसे हमने सर 19 एक की बात करी और 18 एक की बात करी, तो निसंकोच किसी भी आवेदक के पास 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन अथवा जो हमने 6 क्लॉज की बात करी कि अगर 6 क्लॉज सर हम प्रथम क्लॉज की बात नहीं कर रहे हैं, जो जो क्लॉज सब क्लॉज ए ये है, क्योंकि ये में तो स्पष्ट है सर अगर कोई आवेदक आवेदन लेने के लिए ही उपस्थित नहीं है या कोई लेने से इनकार कर दिया, तो उसपे तो सर फिर हम 19 में विचार करने का मुझे लगता है कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में जो क्लॉज जो सेक्शन 18 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज ए है, अगर ऐसी स्थिति आती है निसंकोच या 18 में उसे आना चाहिए, क्योंकि उसका आवेदन एक तरह से कहीं एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। नहीं, जब जब सर एप्लीकेशन लेने से इनकार किया गया हो इनकार तो किया गया या ये कहा गया कि जैसे ये जब हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जिस दिन से लागू हुआ, तो एक्ट में लिखा गया कि विद इन 100 डेज 100 दिनों के अंदर सभी प्राधिकरण, सभी विभाग अपने जन सूचना अधिकारी, और ये कहा गया सर सबसे पहले ये था जन सूचना अधिकारी ऐसा हो जिसका नियंत्रण हो। तो ये हुआ कि मंडलों की स्थिति या जनपदों की स्थिति पे, तो ऐसी स्थितियों में वो सहायक जन सूचना अधिकारी, हम लोगों ने इसके संबंध में एक 5 और 6 सारी डेफिनेशन पढ़े हैं सहायक जन सूचना अधिकारी और इसके बारे में। तो अगर नियुक्ति नहीं कर पाता है, अगर वहाँ कोई मान लीजिए सर जनपद में मुझे सपोज दैट जिलाधिकारी कार्यालय से सूचना लेनी है, वहाँ ना जन सूचना अधिकारी ना सहायक जन सूचना अधिकारी है। तो ऐसी स्थिति में कि हम द्वितीय अपील में किस बेस पे आएँगे जब हमने अपना सूचना प्रेषित ही नहीं करी है, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो सूचना देने की बात नहीं हो सकती। ऐसी स्थितियों में सीधा है कि हम कंप्लेंट में आएँगे और कंप्लेंट मेरा यही होगा कि यहाँ कोई जन सूचना अधिकारी अथवा सहायक जन सूचना अधिकारी नामित नहीं है। दूसरी चीज़ आई कि सेक्शन ये कहता है कि आवेदकों का बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ ना हो, आवेदकों की बहुत परेशानी सहनी हो, क्योंकि यह एक प्रकार से जो मेरा संविधान है, वह हम भारत के लोग का जो एक उद्कृत करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है, उसको अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए इतना वो ना हो कि उससे इससे इसकी अपेक्षा जो है सर वो इससे दूर नहीं, भागे। नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो सर ये विभाग है कि मान लीजिए सर धारा 19 एक के तहत प्रथम अपील हमने बनाई और प्रथम अपीलीय अधिकारी के संबंध में जो एक्ट कहता है, ये भी थोड़ा-सा क्लियर किया जाए सर कि जिससे हमने सूचना माँगी, जो जन सूचना अधिकारी है, उससे क्रमागत वरिष्ठ, एक शब्द ये नहीं कहा गया पार्टिकुलर है, क्रमागत वरिष्ठ हो, यानी कि जस्ट ऊपर, बहुत ऊपर भी नहीं, क्रमागत वरिष्ठ हो, इसके संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकरण, लेकिन एक अंतिम व्यक्ति जो ये भी नहीं जानता कि जन सूचना अधिकारी है, वह डिफाइन वो कैसे कर सकता है कि प्रथम अपील, तो उसका सीधा है, कोई भी लोक प्राधिकारी जो सहायक जन सूचना अधिकारी के तौर पे कार्य करता हो, 19 से 1 लेगा और वह संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत करेगा या आयोग से संबंधित जो 19(3) के अंतर्गत मेरा द्वितीय अपील है, उसे भी प्राप्त करेगा। अगर इन दोनों या आवेदन लेने से इनकार कर देता है, ऐसी स्थिति में हम सीधे कंप्लेंट पे आए। आगे कहा गया, यह भी सही है, अगर किसी ने निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क की डिमांड करी, कि जैसे मान लीजिए सर कोई है कि और कहा कि ₹10 या ₹20, अभी मेरे पास सर एक आया कि 4 पेज का था, ₹8 शुल्क की, यहाँ विवेक का उपयोग करने का था, तो ₹8 शुल्क के लिए सरकारी धन का ₹42 स्पीड पोस्ट की। ऐसी चीज़ें लगता है अगर उनसे ₹5000 की डिमांड करता है, तो निश्चित है उस कंप्लेंट में आए, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ इंटेंशन है जन सूचना अधिकारी की सूचना न देने की। तो प्रथम दृष्टया अगर ऐसी विषय वस्तु है या ऐसे अगर लगता है तो ठीक है हमें, लेकिन जो माननीय उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था, अगर 2 उपचार मेरे पास हैं, तो प्रथम उपचार 19 एक में आना चाहिए, क्योंकि 18 की शक्तियाँ तो 19(3) में भी हैं, जो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई करने का या कार्यवाही शास्ति करने का। अधिरोपित करने का या उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का, तो 18 तो 19(3) में भी है। तो प्रथम कोशिश ये होनी चाहिए कि माननीय आयोग के समक्ष कंप्लेंट फाइल हर मामले में करने से बचना चाहिए और वो 19(1) का उपचार, हाँ, 18 में भी आना हो तो 19(1) का उपचार करके आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। प्रथम अपील दायर करते हुए अगर उसके बाद भी नहीं होती है तो निसंकोच वो 18 में आए, क्योंकि अपने अधिकारों का उसने अंतिम प्रयोग कर लिया है। सर, हुँ। लेकिन जैसे धारा 18 में आता है, धारा 18 में सूचना नहीं माँगता है।
वो कहता है दंड दीजिए। सर मैं इसमें मणिपुर एक मिनट, हम पूरी बात आप धारा 18 में जब आता है तो अनुभव ये बताता है, वो कहता है कि हमको अब सूचना नहीं चाहिए, सूचना हमारे लिए निरर्थक हो गई है, आप इनको दंड दीजिए। ये प्रावधान 19(1) के बाद जब धारा 18 में आएगा तब भी तो है। तो पहले उसको सूचना मांगने के सारे प्रावधानों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, अधिकारों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, तब धारा 18 में आए तो मुझे लगता है ज्यादा युक्ति युक्त होगा। बिल्कुल, ये माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने भी ये नहीं कहा कि ये अमान्य है, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने ये शब्द कही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, कई उच्च न्यायालय ने कहा, गुजरात में आया कि जब ये शब्द हमने बार-बार कही, अगर आपके पास 2 उपचार हैं और एक उपचार और सहूलियत है, जहाँ टाइम बाउंड है 45 डेज अधिकतम में प्रथम अपील का निस्तारण करने का, तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप प्रथम अपील का एक उपचार शब्द का मैं उपयोग कर रहा हूँ बार-बार। एक्ट ये कहता है अगर आपके पास एक अधिकार 19(1) का है, तो उसका उपयोग करते हुए आप 19(1) 19(3) में आइए, 18(1) में आइए। लेकिन ये कानूनन नहीं, मैं ये बात फिर पुनः कहना चाहता हूँ, ऐसी कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक्ट की भावना ऐसी है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए और ये माननीय आयोग के समक्ष 18 या 19(3) के अंतर्गत अपना द्वितीय अपील या शिकायत प्रस्तुत करें। मित्रों, धारा 18 ऐसी धारा है जिस पर जो है व्यापक चर्चा की जरूरत है। तो इस चर्चा को आज हम समाप्त करते हैं, लेकिन अन्य एपिसोड्स में भी हम धारा 18 पर चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।